in this part, we will study about viruses, viroids, prions and lichens. तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक because in NEET examination and various other medical entrance examination question has been asked on this topic. So first in this section we will study about lichens, then prions, and then viruses and viroids we will study at last, right? So let's start with lichens. देखिए लाइकेंस जो है बेसिकली ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है जिसमें ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं. तो इस तरह के एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बुलाते हैं. अच्छा, सिंस लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है यानी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एसोसिएशन है और वो दो ऑर्गेनिज्म है एल्गी एंड फंगाई. फंगाई बुलाइए या फंजाई बुलाइए. तो एल्गी और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसको बुलाते हैं लाइकेंस. अच्छा, अब ध्यान से सुनिए. जो एल्गी वाला पार्ट है लाइकेंस में, एल्गी वाले पार्ट को हम फाइकोबायंट बुलाते हैं. फाइको का मतलब ही होता है एल्गी. फाइको का मतलब ही होता है एल्गी और बायंट मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म या कोई एक एंटिटी जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है उसको बुलाते हैं बायंट, राइट? तो फाइकोबायंट यानी कि एल्गी का जो कंपोनेंट है उसको बुलाएंगे फाइकोबायंट. ऑन द अदर हैंड जो फंजाई का कंपोनेंट है या फंगाई का जो कंपोनेंट है उसको बुलाते हैं माइकोबायंट. माइको वर्ड फंजाई के लिए यूज होता है इसलिए इसको बुलाते हैं माइकोबायंट. यह है दूसरी बात. तीसरी बात सुनिए, एक बार क्वेश्चन आया था कि फाइकोबायंट एल्गी का पार्ट है तो उसमें से भी आपको पता है एल्गी के अलग अलग बेसिकली पार्ट होते हैं. ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी. ब्लू एल्गी नहीं, ब्राउन एल्गी. तो उसमें से भी एल्गी में से ग्रीन एल्गी मेनली मोस्ट ऑफ द लाइकन में जो एल्गी का पार्ट है वो होता है ग्रीन एल्गी. एंड सिमिलरली ऑन द इफ वी टॉक अबाउट फंजाई, फंजाई में भी आपको पता है अलग अलग क्लास होते हैं. फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज. इन सब में से जो मोस्ट ऑफ द लाइकेंस में फंजाई मिलता है वो होता है स्कोमाइसिटीज. तो इन दोनों के बेस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए. अच्छा, सिंस मैंने आपको बोला कि एल्गी और फंजाई म्यूचुअलिस्टिक यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं तो यानी एक दूसरे को हेल्प करेगा. कैसे हेल्प करेगा वो सुनिए. जो आपके पास एल्गी है, आपको पता है ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है. ग्रीन एल्गी क्या करता है? ये फूड प्रिपेयर करता है और ये फूड फंजाई खाता है. तो ये एल्गी का काम है, ये एल्गी अपना काम कर रहा है इस एसोसिएशन में. फिर फंजाई का कुछ एसोसिएशन, फिर फंजाई का कुछ बेसिकली वर्क होता है इस एसोसिएशन में. क्या वर्क है? ध्यान से सुनिए. पहला जो वर्क है ये क्या करता है? फंजाई शेल्टर प्रोवाइड कराता है. शेल्टर कहने का मतलब, हाँ, ये क्या करता है? एल्गी को प्रोटेक्शन देता है. किस चीज से प्रोटेक्शन? हार्श इन्वायरमेंट से. किस चीज से प्रोटेक्शन? हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है. दूसरा, और ये जो दूसरा क्या है कि लाइकेन क्या होता है? चट्टानों पे मिलते हैं और चट्टान पे क्या होता है? जो सरफेस जहाँ पे लाइकेन्स मिलते हैं वो सरफेस हार्ड होता है. तो फंजाई क्या करता है? लाइकेन को हेल्प करता है कि चट्टान से वो चिपक के रहे यानी कि एनकरेज में हेल्प करता है. तो ये प्रोवाइड शेल्टर कर, फंजाई जो है इट प्रोवाइड शेल्टर टू द एल्गी. ये पहला काम है. दूसरा काम क्या है? आपको पता है कि प्लांट है ग्रीन एल्गी, बेसिकली क्या करेगा? ये खुद भी सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा. लेकिन क्या होता है? अच्छे इफिशिएंट तरीके से सॉइल से वाटर और मिनरल्स को अगर एब्जॉर्ब करना है तो उसमें फंजाई हेल्प करता है. तो फंजाई क्या करता है? एब्जॉर्ब्स मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. तो ये बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. ये है पॉइंट. एक और पॉइंट सुनिए कि फंजाई क्या होता है? फंजाई एक बहुत अच्छा पोल्यूशन इंडिकेटर होता है. क्या होता है? पोल्यूशन इंडिकेटर. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कहीं पे अगर कोई एरिया जो है वो पॉल्यूटेड एरिया है, पॉल्यूटेड एरिया मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो जहाँ पे
पोल्यूशन है वहाँ पे आपको वहाँ पे आपको लाइकेंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो जहाँ पे पॉल्यूटेड एरिया है वहाँ आपको लाइकेंस देखने को नहीं मिलेगा। एक बार क्वेश्चन भी आया था, बेसिकली जो एरिया पॉल्यूटेड है वहाँ पे आपको पता है SO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और जो लाइकेंस है ये बहुत सेंसिटिव होता है SO2 को लेकर के। तो लाइकेंस आर वेरी सेंसिटिव टू SO2। इसके कारण से लाइकेंस जो है वो पॉल्यूटेड एरियाज में नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट है ना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रायंस। देखिए प्रायंस में आप समझने की कोशिश करिए। बेसिकली प्रायंस में क्या होता है, प्रायंस बेसिकली इट इज़ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, है ना। एक्चुअली क्या होता है आपको पता है, प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, और अमीनो एसिड आपस में क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके से उलझते हैं, तब जाकर के प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन का अपना एक 3D स्ट्रक्चर होता है, और एक प्रोटीन फंक्शनल होने के लिए एक स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर होता है। लेकिन क्या हो कि अगर कोई प्रोटीन एबनॉर्मली फोल्ड कर जाए, 3D स्ट्रक्चर बिगड़ जाए उसका, तब वो क्या करता है, वो प्रायंस बनाता है। और ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन क्या करेगा, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है। क्या कॉज करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज। और ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज इन्फेक्शस होता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैल सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रायंस आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटीन मिलेगा, इसमें बाहर से कोई बेसिकली कैप्सिड टाइप का नहीं मिलता है। तो इट इज़ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, पहली बात। दूसरी बात कि ये क्या करता है, इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, वो डिजीज होता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज। और अगर हम प्रायंस की साइज की बात करते हैं तो इसका जो साइज होता है, इसका साइज वायरस के लगभग बराबर ही होता है। तो इट्स साइज इज इक्वल टू वायरस, लगभग इक्वल होता है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कैटल में भी कॉज कर सकता है और ह्यूमंस में भी कॉज कर सकता है। कैटल में ये कॉज करता है बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, या जिसको मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो कैटल होता है उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये प्रायंस एक्ट करता है, और कैटल्स में एंजाइटी कॉज करता है, और भी अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, तो उसको बुलाते हैं मैड काउ डिजीज। एज द नेम सजेस्ट, आप नाम से भी पहचान सकते हैं। ह्यूमंस में इसी का एक एनालॉगस वेरिएंट होता है जिसको बुलाते हैं CR जैकब डिजीज, है ना, जिसको CJD से भी बुलाते हैं। तो ह्यूमंस में ये डिजीज कॉज होता है प्रायंस को लेकर के, ठीक है। तो प्रायंस का यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, वो भी एबनॉर्मली फोल्डेड, और ये इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है कैटल में भी और ह्यूमंस में भी, और साइज लगभग वायरस के बराबर होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वायरॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे से भी लगातार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखिए जो वायरॉइड्स हैं, सबसे पहली बात तो आपको पता है, वायरॉइड्स में आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ RNA मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रायंस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मिलता है, वो भी एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। पर वायरॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ RNA मिलता है, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, नो प्रोटीन कोट। अब आप ध्यान से सुनिए कि ये जो वायरॉइड्स में RNA होता है, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी सुनिए, ये फ्री RNA है। फ्री RNA का मतलब, हाँ, इसमें बाहर से कोई इसका सराउंडिंग कैप्सूल नहीं होगा, बेसिकली प्रोटीन कोट नहीं होगा। और RNA जो है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब इस पे से भी क्वेश्चन आ चुका है नीट एग्जाम में, लो की जगह वो हाई डाल दिया था। तो याद रखिएगा कि वायरॉइड्स में लो मॉलिक्यूलर वेट का RNA प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये जो वायरॉइड्स हैं ये इन्फेक्शस एजेंट है। क्या है, इन्फेक्शस एजेंट, मतलब ये डिजीज को फैलाता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि इसमें फ्री RNA होता है, मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, और इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता, ये याद रखना है। अब अगर हम वायरॉइड्स और वायरस के साइज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो वायरॉइड्स होता है ये वायरस से छोटा होता है। तो वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस, ये याद रखिएगा, वायरस से छोटा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, टी.ओ. डाइनर ने 1971 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी से भी क्वेश्चन आया है कि इट वाज डिस्कवर्ड, वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डाइनर इन 1971। और इन्होंने देखा था कि वायरॉइड्स जो है प्लांट में एक डिजीज कॉज करता है, उसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो वायरॉइड्स कौन सा डिजीज कॉज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो ये सब पॉइंट आपको वायरॉइड्स में याद रखना है। सो नाउ अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें पार्ट है, वो है वायरस। देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर.एच. व्हिटेकर ने ना ही वायरस को इंक्लूड किया, ना ही वायरॉइड्स को, ना ही प्राइन्स और ना ही लाइकेंस को। तो ये चारों जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड नहीं था। इसके पीछे रीज़न था। रीज़न क्या होता है कि बेसिकली जब आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने कुछ बेसिस पे दिया था और वो बेसिस हैं। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और बेसिस क्या था? बेसिस था सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसका बेसिस बताइए। तो बेसिस क्या है? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये बेसिस भी याद रखिएगा। आर.एच. व्हिटेकर ने इन सबको अपने किंगडम में इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिज्म जो बेसिस उन्होंने बनाया था उस बेसिस को ये ऑर्गेनिज्म वायलेट कर रहे थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने इन सब ऑर्गेनिज्म को अपने किंगडम में नहीं रखा था, ठीक है। तो वायरस जो होता है ये ट्रू लिविंग इसको नहीं मानते हैं, ट्रू लिविंग नहीं मानते हैं। ट्रू लिविंग इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जब वायरस होस्ट के बाहर होता है, होस्ट के बॉडी से जब वायरस बाहर होता है तो ये वायरस नॉन लिविंग होता है। इसीलिए वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिला था। और वायरस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका ये मतलब है कि वायरस जब होस्ट के बाहर होता है तो लिविंग सेल के बाहर उसका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि वो नॉन लिविंग होता है। इसलिए वायरस को हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं। और वायरस जब किसी होस्ट के अंदर एंट्री करेगा, तब वायरस क्या करता है? होस्ट के अंदर जैसे ही एंट्री करता है तो होस्ट के अंदर का जो मैकेनिज्म है, उसके अंदर का जो डीएनए का मैकेनिज्म है, तो उस डीएनए के मैकेनिज्म को, रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को वो टेक ओवर करता है और फिर वायरस उस होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करता है। होस्ट के मैशिनरी को, होस्ट के इनर मैशिनरी को यूज करके वायरस मल्टीप्लाई करता है और अल्टीमेटली वायरस क्या करता है? होस्ट को किल कर देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायरस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट का मतलब समझिए कि अगर वायरस किसी होस्ट के अंदर एंट्री किया तो अगर वायरस को सरवाइव करना है तो वो उसको उसी होस्ट के अंदर सरवाइव करना पड़ेगा। वायरस अपना होस्ट चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए इसको बुलाते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। अगर वायरस होस्ट को छोड़ देगा तो वायरस मर जाएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट। अच्छा ध्यान से सुनिए, जो वायरस आप आज वर्ड सुनते हैं, वायरस नाम सुनते हैं, वायरस, इस नाम को, इस वर्ड को पहली बार लुईस पास्चर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो जो नेम वायरस है उसको लुईस पास्चर ने दिया था। ये पहला साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। एक्चुअली लुईस पास्चर ने बेसिकली वायरस के लिए एक वर्ड यूज किया था, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। क्या? पॉइजनस फ्लूइड। तो ये इसका मतलब है, वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। नेक्स्ट, जो वायरस का नाम तो लुईस पास्चर ने दिया था, लेकिन वायरस का जो डिस्कवरी था उस डिस्कवरी को किया था डीजे इवानोवस्की ने 1892 में। तो 1892 में वायरस को डिस्कवर किया था डीजे इवानोवस्की। एक्चुअली उन्होंने क्या देखा था, वो क्या कर रहे थे, कुछ प्लांट पे स्टडीज़ कर रहे थे
प्लांट पे स्टडीज कर रहे थे तो उन्होंने देखा था कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो क्या कर रहा है, टोबैको में एक डिजीज कॉज कर रहा था, उसको बुलाते हैं मोज़ैक डिजीज। इसमें क्या होता, जो टोबैको का जो लीफ है उसमें धब्बे पड़ जाते थे। तो बेसिकली डीजे इवानोवस्की ने देखा कि कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं टोबैको में मोज़ैक डिजीज कॉज कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी देखा था कि जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटा होता है, बैक्टीरिया से स्मॉल होता है, और इसीलिए हमारे पास जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है उससे वायरस पास कर जाता है, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है। फिर एक साइंटिस्ट का जिक्र है एनसीईआरटी में, और वो साइंटिस्ट हैं एम.डब्ल्यू. बीजेरिनेक। तो सुनिए एम.डब्ल्यू. बीजेरिनेक ने क्या किया था 1898 में। इन्होंने क्या किया था, ये क्या कर रहे थे, टोबैको प्लांट पे स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि एक टोबैको प्लांट जो बेसिकली इन्फेक्टेड था, इन्फेक्शन था इसमें। तो इन्होंने क्या किया, इस इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाला, और इस एक्सट्रैक्ट को एक ऐसे टोबैको प्लांट पे वो स्प्रे कर दिए जो कि हेल्दी टोबैको प्लांट था। तो जैसे ही उन्होंने ये प्रोसेस किया तो उन्होंने देखा कि जो हेल्दी टोबैको प्लांट था उसमें इन्फेक्शन आ गया, जो पहले इन्फेक्शन था इस इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट में। तो उन्होंने ये जो एक्सट्रैक्ट था, इस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने एक नाम दिया था, इस फ्लूइड को उन्होंने नाम दिया था कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड नाम दिया था। तो इतना याद होना चाहिए आपको एम.डब्ल्यू. बीजेरिनेक के बारे में, 1898 में उन्होंने ये किया था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट साइंटिस्ट का जो जिक्र है वो है W.M. स्टेनले, 1935 में। इन्होंने क्या किया था, जो वायरस होते हैं इनको क्रिस्टलाइज किया था, इसको वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, और उन्होंने देखा था कि जो वायरस का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो वायरस का क्रिस्टल है उसमें जो मेजर पार्ट है वो प्रोटीन का बना होता है। तो बस इतना याद रखना है आपको W.M. स्टेनले के बारे में। नेक्स्ट जो हम पॉइंट बात करेंगे वायरस में, देखिए वायरस जो होता है इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। इसका ये मतलब है कि वायरस में आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, या तो आरएनए या डीएनए। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसमें दोनों आरएनए और डीएनए प्रेजेंट है, नहीं। सो ये ऐसा बोल सकते हैं कि नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। तो एक तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए या डीएनए, दूसरा वायरस में प्रोटीन कोट होगा जो कि जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करेगा। इस प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड बुलाते हैं, और ये वायरस को एनवेलप देता है, यानी वायरस को कवर करता है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कवर करता है। ठीक है, तो कैप्सिड क्या है, इट इज़ वायरस एनवेलप, वायरस का एनवेलप है। अगर हम कैप्सिड की बात करते हैं तो जो देखिए कैप्सिड है जो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है, ये कैप्सिड छोटे छोटे सब यूनिट्स के बने होते हैं, तो उसको कैप्सोमियर कहते हैं। तो स्मॉल सब यूनिट्स के बने होते हैं, उसको कैप्सोमियर कहते हैं। अब ये जो छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं कैप्सोमियर के, ये इनका अलग अलग अरेंजमेंट होता है। इनका हेलिकल अरेंजमेंट भी हो सकता है, इनका पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स भी इनका होता है। तो ये याद रखना है आपको, कैप्सोमियर का अरेंजमेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए कि मैंने आपको बोला था कि वायरस में कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिए, अगर हम प्लांट वायरस की बात करते हैं तो जनरली, ये हम जनरल बात कर रहे हैं, जनरली प्लांट वायरस में आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलेगा, उसका जेनेटिक मटेरियल। एनिमल वायरस में या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिल सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी देखने को मिल सकता है एनिमल वायरस में। अगर हम बैक्टीरियोफेजेस की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता हो उसको बुलाते हैं बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। तो जनरली बैक्टीरियोफेजेस में आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है, और जो टोबैको मोज़ैक वायरस होता है इसमें आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि
कौन से प्लांट, कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसा वायरस देखने को मिल रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अच्छा, टोबैको मोजैक वायरस के बारे में हमने पढ़ा था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें मिलता है और इसमें क्या होगा, बाहर में एक प्रोटीन कोट होगा, प्रोटीन कोट होगा और जिसको कैप्सिड आप बुलाते हैं, ठीक है, प्रोटीन कोट को। अच्छा देखिए ध्यान से सुनिए, टोबैको मोजैक वायरस जो होता है इसका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, अभी हम देखेंगे भी इसका स्ट्रक्चर। और इसका जो मेजरमेंट होता है, इसका मेजरमेंट आप याद रखिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मेजरमेंट होता है 300 × 20 नैनोमीटर, तो ये मेजरमेंट याद रखिएगा। सो देखिए ये है आपका टोबैको मोजैक वायरस, देखिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसमें आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है और ये कैप्सिड है इसमें, और कैप्सिड आपको पता है छोटे छोटे यूनिट्स का बना होता है जिसको कैप्सोमियर कहते हैं। तो ये जो एक यूनिट है इसको आप बुलाइएगा कैप्सोमियर, कैप्सोमियर। और कैप्सोमियर का मैंने आपको बेसिकली स्ट्रक्चर भी बताया था कि कैप्सोमियर जो होता है या तो हेलिकल हो सकते हैं या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज हो सकता है, तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। तो ये जो आपको बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है सर्कुलर पार्ट में, ये जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये आरएनए है, और ये आपको दिख रहा है जो बनाना लाइक है उसको कैप्सिड बुलाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा। अच्छा, हमने पढ़ा था कि टोबैको मोजैक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, एक होता है कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। तो बहुत पुराना ये क्वेश्चन है कि कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस में आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। एक और पॉइंट सुनिए कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, जो कि इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो ये भी पॉइंट याद रख लीजिएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरियोफाज होता है, एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है, ये एक पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, आप इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में अलग अलग लेबल्स होते हैं और उस लेबलिंग को याद रखना पड़ता है, तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्ट्रक्चर होता है आपका बैक्टीरियोफाज का, इसमें लेबल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो याद रखना है। इसको बुलाते हैं हेड, ये एक लेबल याद रखना आपको। इस वाले पार्ट को हम बुलाते हैं सिथ और इस वाले पार्ट को बुलाते हैं कॉलर, और ये जो आपको दिख रहा है इसको बुलाते हैं टेल फाइबर्स। तो ये सब लेबल आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब सुनिए, वायरस जो होता है बहुत सारा डिजीज भी कॉज करता है, तो हम बात करने जा रहे हैं डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। तो वायरस मम्स भी वायरस की वजह से होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से होता है, हर्पीज वायरस की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा और एड्स ये भी वायरस की वजह से होता है। और मैंने आपको बताया था कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसमें आरएनए देखने को मिलता है। तो ये सब डिजीज जो वायरस कॉज करते हैं, इस डिजीज का नाम आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछ देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरसेस, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए कि प्लांट में वायरस जब इन्फेक्ट करता है प्लांट को, तो प्लांट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अपीयर होते हैं। जैसे प्लांट में मोजैक फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्लांट का जो लीफ है उसमें धब्बा बन जाता है, लीफ रोलिंग और कर्लिंग, लीफ जो होता है वो कर्ल कर जाता है, येलोइंग और वीन क्लियरिंग, एंड प्लांट का जो ग्रोथ है वो भी स्टंटेड होता है, तो स्टंटेड ग्रोथ। ये सब सिम्टम्स हैं प्लांट्स में जब प्लांट्स को वायरस इन्फेक्ट करता है, तो ये सब सिम्टम्स भी आपको याद होना चाहिए।